प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के सर्वोच्च सम्मान द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को 21 तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके साथ ही दोनों देशों ने 4 अलग अलग समझौते भी साइन किए, जिसमें ज्वाइंट कमीशन बैठक की स्थापना, पारंपरिक चिकित्सा में ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस शेयर करना, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। India is the fastest growing emerging economy. On the foundations of stable polity and good governance, India will soon be the third largest economy. We already contribute nearly 16% to global growth. The people of India have resolved to make India a developed nation by 2047, when we celebrate 100 years of independence. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित करते हुए सुखद संयोग को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत के हर गौरवशाली क्षण में अफ्रीका होता है। कितना सुखद संयोग है कि भारत के कई गौरव भरे क्षण में अफ्रीका जुड़ा हुआ है। जब भारत ने चंद्रयान के चांद के साउथ पोल पर लैंड किया तो उस दिन भी मैं अफ्रीका में था, और आज जब एक भारतीय एस्ट्रोनॉट मानवता के उज्जवल भविष्य के लिए स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मैं एक बार फिर अफ्रीका में हूं। बढ़ते हैं आगे और आपको बताएं, अमेरिका से डिफेंस सेक्टर को लेकर एक बड़ी खबर आई है। भारत अमेरिका ट्रेड डील का बाजार इंतजार कर रहा है, लेकिन इससे पहले भारत अमेरिका में डिफेंस फ्रेमवर्क पर सहमति बन गई है। डिटेल्स लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, डिफेंस को लेकर भारत और अमेरिका के बीच क्या सहमति बनी है? बिल्कुल आपने सही कहा कि एक पूरे ट्रेड डील जो किसी भी वक्त इसका ऐलान किया जा सकता है, लोग अटकलें लगा रहे हैं शायद वीकेंड में ऐलान ना हो जाए, उससे पहले का एक टीज़र है। और इस टीज़र से का बैकग्राउंड ये है कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने काउंटर पार्ट से यूएस के में अपने काउंटर पार्ट से बातचीत की फ़ोन पर, और उस फ़ोन पर बातचीत के दौरान सहमति बनी कि बहुत जल्द भारत और यूएस एक 10 साल का फ्रेमवर्क दस्तखत कर सकता है। यानी यूएस और इंडिया के बीच में डिफेंस सेक्टर में जो साझेदारी होगी उसके फ्रेमवर्क को फाइनल कर लिया गया फ़ोन पर बातचीत के दौरान। और अब उस फ्रेमवर्क पर अगले विजिट में जब जाएंगे रक्षा मंत्री यूएस, तो वहाँ पे इस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किया जाएगा। अब इस फ्रेमवर्क की 3 सबसे खास बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जब गए थे फरवरी में यूएस, तो वहाँ पे जो इन्होंने एक कह सकते हैं कि लक्ष्य निर्धारित किया था कारोबार कैसे बढ़ाना है, उसमें जो डिफेंस सेक्टर का जो हिस्सा था उसको लागू किया जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि कई सारे पेंडिंग डील है जो यूएस के साथ डिफेंस डील होनी है, लेकिन अभी तक उसको लागू नहीं किया जा सका है, उस पेंडिंग डील को पूरा किया जाएगा। और तीसरी चीज़, एक जो लॉन्ग टर्म साझेदारी होगी उसमें 3 मुद्दों पर पहला फोकस होगा कि यूएस के कई सारे इक्विपमेंट है भारत में बेचे जाने हैं, उस पर जोर होगा, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाएगी। भारत में डिफेंस के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कैसे यूएस की भागीदारी बढ़ाई जाए उस पर बातचीत होगी, वो फ्रेमवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। और तीसरा कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किस हद तक यूएस की कंपनियां भारत में करेंगी, ये भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। इस 10 साल के स्ट्रेटेजिक करार के बाद कई सारे, जैसे MQ-9B का करार होना था करीब 3000 करोड़ रुपए का, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। जी के F414 इंजन का डिलीवरी होनी थी, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। इसी तरीके से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए करार होना था, उसका रास्ता साफ होता दिख रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में यूएस के साथ डिफेंस के कारोबार में और ज़्यादा बढ़ोतरी आने की संभावना है इस बयान के बाद। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए।
एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जीएसटी कलेक्शन को लेकर कल एक अहम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक होने वाली है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बैठक में कलेक्शन बढ़ाने के लिए रेलवे, कार्गो सिस्टम और कस्टम के वेयरहाउस को दुरुस्त करने का सुझाव दिया जा सकता है ताकि राज्यों के जीएसटी शॉर्टफॉल से निपटा जा सके। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो बताएं आलोक, जीओएम की बैठक का बड़ा एजेंडा क्या रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करेंगे। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का मैंडेट यही है कि किस तरह से जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाया जाए, रेवेन्यू की क्या स्थिति है ओवरऑल जीएसटी की, उसको किस तरह से दुरुस्त किया जाए। तो इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न यह है कि बहुत सारे जो बड़े राज्य हैं, खासतौर से महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, इनकी ग्रोथ जो है, रेवेन्यू कलेक्शन की ग्रोथ है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं स्टैग्नेंट हो चुकी है। लिहाजा इसमें किस तरह से बढ़ोतरी की जाए, इस पर भी चर्चा हो सकती है। और छोटे जो राज्य हैं वहां पर भी रेवेन्यू कलेक्शन के कोई बड़े साधन नहीं है, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या व्यवस्था की जाए ताकि उनका भी रेवेन्यू कलेक्शन होता रहे, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और दूसरा जो सबसे अहम चीज है कि जो रेलवे के कार्गो सिस्टम है उसको दुरुस्त करना, ताकि जो स्टेट्स के पास रेलवे के जो कार्गो हाउस होते हैं वहां से भी रेवेन्यू कलेक्शन हो सके, और साथ ही साथ जो कस्टम बाउंडेड वेयर हाउस हैं उनके भी सिस्टम को दुरुस्त किया जाए कि ताकि वहां से भी एक रेवेन्यू का साधन जनरेट हो सके। ये भी सजेशन दिया जा सकता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की तरफ से। और तीसरा जो मेन कंसर्न है वो है एनफोर्समेंट का, ताकि जो कंप्लायंस है, इसके अलावा एंटी इवेजन के उपाय हैं और जो बड़े सारे पिछले दिनों कार्रवाइयां हुई थी उसकी क्या स्थिति है, उस तरह से लीकेज को, जीएसटी लीकेज को किस तरह से रोका जाएगा, ये भी एक बड़ा कंसर्न इस बैठक में रहेगा। और ओवरऑल जैसे जीएसटी कलेक्शन हो रहा है, इस महीने का जो जून के जीएसटी कलेक्शन आए थे पिछले साल के मुकाबले सिर्फ 6% ग्रोथ है, ये भी एक बड़ा कंसर्न है। क्योंकि ओवरऑल जो जीएसटी कलेक्शन होता था आमतौर पर ये 10 से 12% होता था, लेकिन ये भी इसमें गिरावट देखी जा रही है। लिहाजा इसके भी उपाय सुझाए जाएंगे, चाहे वो पॉलिसी में बदलाव हो या फिर कोई जो इन्फोर्समेंट मेजर, कंप्लायंस मेजर्स अपना के जो व्यवस्था करनी होगी की जाएगी। लेकिन जीएसटी एगमेंटेशन, रेवेन्यू एगमेंटेशन और जीएसटी एनालिसिस, ये एक बड़ा मुद्दा इस बैठक के दौरान रहेगा। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं शेयर बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में उतार चढ़ाव दिखा। अंत में सेंसेक्स, निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप की भी फ्लैट क्लोजिंग हुई। आज बाजार में कैसी हलचल रही, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन हमें मिक्स्ड कारोबार देखने को मिला, लेकिन अगर हम पिछले डेटा से कंपेयर करें तो आज बाजार का जो मोमेंटम था वो हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिला। आज ऐसी कोई बड़ी न्यूज भी नहीं थी जिसके चलते बाजार में एक भारी गिरावट जो देखने को मिलती। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करी जाए तो देखिए, निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल, डॉक्टर रेड्डी, हीरो मोटोकॉर्प और ओएनजीसी ने अच्छे खासे गेन्स दिखाए हैं। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे बात करी जाए तो एसबीआई लाइफ में 3% की गिरावट देखने को मिली है। कोटक महिंद्रा बैंक, बजाज फिंसर्व और बजाज फाइनेंस भी आज गिरावट के साथ बंद हुए, यानी कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स में आज थोड़ी सी कमजोरी का सत्र देखा गया है। मिड कैप की बात करी जाए तो ऑयल इंडिया में करीब 4% के गेन, वोल्टास यहां पे 3% की बढ़ोतरी, बीएससी की बात करी जाए तो 0.3% का इजाफा यहां पे देखने को मिला है। एमआरपीएल में भी अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है और जो कैपिटल मार्केट के स्टॉक्स थे वहां पे भी अच्छी खासी तेजी का सत्र आज के सेशन में देखा गया है। गिरने वालों में नायका, इसके बाद बंधन बैंक, मैक्स फाइनेंशियल, टोरेंट पावर ने आज काफी ज्यादा गिरावट से आज के सत्र में दिखाई है। काफी सारी कंपनीज के अपडेट्स भी आए हैं जिसका रिफ्लेक्शन हमें सीधे सीधे मार्केट के अंदर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में देखने को मिला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों की आत्महत्या के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सिर्फ 3 महीनों में महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की है। ये महज आंकड़े नहीं बल्कि 767 उजड़े हुए परिवार हैं। राहुल गांधी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान रोजाना कर्ज में डूबते जा रहे हैं, लेकिन एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी लिखा कि यह सिस्टम किसानों को मार रहा है। वहीं इसे लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि मृतकों की गिनती की राजनीति घिनौनी होती है, लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों को आईना दिखाना जरूरी होता है। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट के साथ एक पोस्टर भी शेयर किया जिसमें पूछा गया कि महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस की 15 साल की सरकार में 55,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या क्यों की।
चलिए अब खबर बिहार से, जहां पर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। महागठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है। विपक्ष ने सवाल उठाए हैं कि जो काम 22 साल से नहीं हुआ उसे अचानक क्यों किया जा रहा है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि इतने कम समय में वोटर्स के लिए दस्तावेज मुहैया कराना मुश्किल होगा और लाखों करोड़ों वोटर्स पर संकट खड़ा हो जाएगा। Disenfranchisement, disempowerment is the worst attack on the basic structure of the Constitution. We gave universal adult suffrage in 1950, when countries, so-called advanced countries like USA and UK got it only in 1924 and 1928. We gave to all women, to all men, the same vote. Today, every vote counts, even if you wrongfully delete or wrongfully add a single voter. It is creating a non-level playing field. That affects elections. That affects democracy. साथ ही आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन बीजेपी और आरएसएस के इशारे पर काम कर रहा है। आकर के जवाब देना चाहिए, सब लोगों के साथ मिलना चाहिए, डेलीगेशन के साथ मिलना चाहिए। फिर बोलते नहीं इंडिविजुअल पार्टी के साथ अलग अलग बैठेंगे। क्यों अलग अलग बैठोगे? देश में लोकतंत्र संविधान नाम की चीज है कि नहीं? इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन काम जो है बीजेपी का सेल जैसा करता है। आज तक बताइए कि बीजेपी के नेताओं पे चुनाव में जितनी बार भी लोगों ने नियम का उल्लंघन किया है और कभी भी कार्रवाई की है इलेक्शन कमीशन ने। तो महागठबंधन के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये परिवार तंत्र को संविधान तंत्र से ऊपर रखते हैं। जो नए वोटर्स जिनको मौका मिलना चाहिए वोट करने का संविधान के हिसाब से, उनको मौका मिले, ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो उस पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। पर इनको जवाब कांग्रेस के ही सांसद ने दिया है। इमरान मसूद का भी जो बयान आया है, उन्होंने तो राहुल गांधी और इस पूरी मंडली को जवाब दिया है कि इलेक्शन कमीशन तो फूल प्रूफ जॉब करता है। अब इमरान मसूद सही है या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सही है? और देखिए, ये वो लोग हैं जो कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन रखते हैं। जब चुनाव जीतते हैं तब चुनाव आयोग ठीक लगता है, जब जुडिशरी से फैसला अपने हक में आता है तब जुडिशरी ठीक लगता है, वरना ये परिवार तंत्र को संविधान तंत्र के ऊपर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में कहा कि आम आदमी पार्टी बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ जो इंडिया गठबंधन था वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था। अब हमारा किसी से कोई गठबंधन नहीं है। तो बिहार में क्या आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, और लड़ रही है तो क्या अकेले अपने दम से लड़ेगी या एलआईसी के साथ? आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। चलिए अब आपको बता दें आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। चीन रेयर अर्थ मैग्नेट से लेकर फर्टिलाइजर तक के एक्सपोर्ट पर रोक लगाकर भारत पर दबाव बना रहा है। क्या है इसकी वजह, और इसी पर ही आज आवाज अड्डा में हम खास चर्चा करेंगे। ड्रैगन से कैसे निपटें, शाम 7:57 पर जरूर देखें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की। पूरे हर्षोल्लास के साथ अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए बालटाल और पहलगाम से श्रद्धालुओं का जत्था पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया है। यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में बेहद उत्साह है। कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत की है हमारे सहयोगी रिफत ने, आइए आपको दिखाते हैं। जो है वो बहुत भक्ति में बना हुआ है। हर किसी को बेसब्री से इंतजार है कि कब वो घड़ी आए जब वो भोले बाबा के दर्शन करें और अपनी मन चाही मुराद जो है। आईटीबीपी, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के 80,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की गई है। तो अब आपको पहले दिखाते हैं कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के किस तरह के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसका जायजा लिया है मेरी सहयोगी कोमल ने। कड़ी सुरक्षा के बीच आज बालटाल से श्रद्धालुओं का जत्था जो है वो रवाना हो चुका है। इस तरीके से भारी भरकम हथियारों के साथ आप देखिए यहाँ पर जो जवान है उनको तैनात किया गया है और खूबसूरत इन वादियों से होते हुए जो श्रद्धालु है वो पहुंचे बाबा बर्फानी के दरबार। आपको विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे ये
वादियाँ हैं खूबसूरत, इनका भी नज़ारा जो है श्रद्धालु लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ जो है पूरा जो ट्रैक है ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि यहाँ से जहाँ चप्पे चप्पे पर निगरानी है। अगर जूम करके तस्वीरों को दिखाने की हम कोशिश करेंगे तो चप्पे चप्पे पर जो है वो निगरानी रखी गई है और हर जगह तैनात किया गया है जो जवानों को, और हर तरह की सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर श्रद्धालुओं के प्रति किए गए हैं। आप देखिए कुछ मीटर की दूरी पर भी जो है हर जगह हर श्रद्धालु पर नजर है, कंट्रोल रूम बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से। और सबसे बड़ी बात है कि मौसम का मिजाज भी अगर बदल जाता है तो ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए रहने के लिए भी जो ट्रैक है वहां पर उनके लिए इंतजाम किए गए हैं। टेंट की सुविधाएं फ्री उनके लिए उपलब्ध करवाई गई है और मेडिकल कैंप्स भी वो भी जगह जगह पे है उनके लिए लगवाए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं देश में मानसून की। देश के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश का दौर जारी है जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के चलते रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग स्लाइड जोन में केदारनाथ से लौट रहे 40 श्रद्धालु फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ ने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। खराब मौसम को देखते हुए चारधाम यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। उधर गुजरात के बनासकांठा में 24 घंटे से 8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जबकि वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे घाट किनारे के छोटे मंदिर डूब गए हैं और नाव संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। दिल्ली में पुरानी कारों पर आए नए फैसले से हाहाकार मचा हुआ है। बात प्रदूषण कम करने की है, लेकिन क्यों है लोगों में इसे लेकर मायूसी और गुस्सा, इसी पर ही आज हम कंज्यूमर अड्डा में खास चर्चा करेंगे। पुरानी कार दिल्ली में बेकार, 5:57 पर जरूर देखिए।